हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तरंग के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तरंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे है? आपको बताना इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। तो ये तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन्हें अयांत्रिक भी तरंगे कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अयांत्रिक भी तरंगे कहते हैं। तो देखिए, जो इसमें यक्स किरणें होता है, ठीक है, यक्स किरणें होता है, जो यक्स किरणें है, ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। इसी तरह यक्स किरणें हो गए, और नोट कर लीजिएगा गामा तरंगे, ठीक है, यक्स किरणें, गामा तरंगे, और आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, पराबैंगनी औरत किरणें हो जाएगा, दृश्य विकिरण हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसके पहले वाला प्रिज्म वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आपको बताए थे, ठीक है, कि जो ऊपर होता है, जब इसका प्रकीर्णन होता है 7 रंगों में, तो जो सबसे ऊपर होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है, ठीक है, क्या होता है? लाल रंग होता है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये टॉपिक हमने प्रकाश वाला टॉपिक जब फिजिक्स में पढ़ाए थे तब बताए थे। प्रकाश वाला पूरा चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ विद्युत वाला भी चैप्टर फिजिक्स का पूरा देख लीजिएगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। और कारण क्या है? देखिए, वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। देखिए, फार्मूला ही होता है कि वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। अब इसे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेग स्थिर रखा जाता है, वेग को क्या किया जाता है? स्थिर रखा जाता है, और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। क्या कह रहा है इसमें? तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है। देखिए, अब जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या बनेगा कि जो आवृत्ति को मान लेते हैं एन से दिखाते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाया जाता है। तो ये इन दोनों क्या रिलेशन निकलेगा? एक दूसरे के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन पे जो प्रभाव पड़ता है एक दूसरे का उल्टा पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है? उल्टा पड़ता है। तो देखिए, कह रहा है तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है। जब तरंग दैर्घ्य को क्या करेंगे? आधी रखेंगे तो ये पलटेगा, 2 ऊपर हो जाएगा, और जैसे ऊपर होने का मतलब क्या होगा? जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। तो कथन में तो यही कहा है कि तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुना हो जाती है। सही है, और इसका कारण है क्योंकि ये फार्मूला होता है, यानी दोनों क्या है? सही है। जब दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, ठीक है, उचित व्याख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए, तरंग के चलने के लिए माध्यम की आयाम भी, तरंग की विशेषता में देखिए आयाम भी आता है, तरंग दैर्घ्य भी आता है, आवृत्ति भी आती है, लेकिन माध्यम में नहीं होता है, ठीक है। तरंग में माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम में चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ध्वनि की। जहाँ पर ध्वनि आता है वहाँ पर माध्यम की जरूरत पड़ती है। बाकी तरंग की विशेषता उसके आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति होती है, तो इसकी विशेषता नहीं है। कौन हो जाएगा? माध्यम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग जो है कि आवृत्ति बढ़ती है, इसकी तरंग पर क्या पर असर होता है? तो अभी बताएं, जो आवृत्ति और इसके तरंग दैर्घ्य में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी, यानी अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। तो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या घट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन मिलान करना है कि विद्युत चुम्बकीय इधर तरंगे दिया हुआ, इधर प्रयोग दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, देखिए, यही सब चीज़ें अभी बताएं, ये भी नोट कर लीजिएगा कि रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरत किरणें, गामा किरणें सब क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो देखिए, हम आपको कुछ, जैसे आप चारों नहीं याद कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, गामा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन अलग से भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा विभेदन क्षमता किसकी होती है? किसकी होती है? गामा किरण होती है, ये भी पूछता है। इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो वहाँ गामा दिया रहेगा, ठीक है। तो गामा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसीलिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी
यस का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो देखिए यस में चौथा ये है, इसमें भी यस में चौथा है, यानी डी वाले में चौथा नहीं दिया तो एक ऑप्शन कट जाएगा। अच्छा ये भी जान लीजिएगा, जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेलुलर फोन में किया जाता है। किस में किया जाता है, सेलुलर फोन में किया जाता है, यानी पी का तीसरा सही होगा। पी का तीसरा देखिए सी ऑप्शन में है, ये तो डी पहले कट गया था तो एक ही देखिए अब एक ही ऑप्शन मिल रहा है। पी का 3 इसमें दूसरा है, इसमें पहला है, इसमें पी का 3 है, इसमें भी पी का 3 है, लेकिन इसको हम पहले काट दिए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग विमान नेविगेशन में किया जाता है और अवरक्त किरणों का प्रयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट स्विच में किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिससे वह नियंत्रित होती है। तभी पढ़े हैं कि किसका कौन सा होता है, वो अवरक्त किरणें होती है। कौन सा होता है, अवरक्त किरणें होती है। कौन सा होता है, अवरक्त किरणें होती है। और एक किस प्रकार का तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। कैसा होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा कंपन करते हैं। तो अनुदैर्घ्य में कैसे करते हैं, समांतर करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। कैसे करते हैं, समांतर करते हैं। और लंबवत किस में करते हैं, अनुप्रस्थ में। ध्यान दीजिएगा, जो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ होता है उसमें कैसा होता है, लंबवत कंपन करते हैं। और ये अनुदैर्घ्य में कैसे करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस तरंग की तरंगों में कंपन तरंग की चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा के समांतरगत करती है। अब इसमें देखिए तरंग के चलने की दिशा के समांतर कह दिया है, तो अभी बताइए समांतर किस में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है। किस में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है। किस में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है, ठीक है। और लंबवत किस में चलता है, लंबवत किस में चलता है, अनुप्रस्थ में चलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब, अच्छा विरलीकरण मतलब समझ रहे हैं, जिसमें रेयर मीडियम की बात करता है, यानी बिरर होगा, ठीक है। जो जहां पर दाब, अब देखिए बिरर कहाँ पे होगा, जहां बिरर मतलब इसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो जहां पर दाब क्या होगा, निम्न होगा भाई। जहां पर दाब निम्न होगा वहीं तो बिरल होगा। तो अब जहाँ पे हवा का दाब क्या होगा, उच्च होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई, जहाँ पे इसका दाब उच्च होगा तो वहाँ क्या होगा, सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब, तो विरल कहाँ होंगे, जहाँ हवा का दाब निम्न होगा। और जहाँ पर सघन कहाँ पे होगा, जहाँ हवा का दाब क्या होगा, उच्च होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, तो संपीड़न कहाँ पे होते हैं, देखिए एक होता है संपीड़न होता है, ठीक है। तो संपीड़न कहाँ पे होगा, जहां पर वायु का दाब उच्च होता है। संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाना। तो जहां पर संपीड़न होगा वहां इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो जहां पर उसका वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा, वहां पर संपीड़न का निर्माण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई जिसकी तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, चलती। अब देखिए कह रहा है तरंग दैर्घ्य मतलब किसका वैल्यू हो जाएगा, लेमडा का। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति यानी बी का वैल्यू हो गया। तो नाव के हिलने की आवृत्ति किसका वैल्यू पूछ रहा है, एन का। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बी बराबर एन गुणे लेमडा। यही तो फार्मूला होता है, बी बराबर एन गुणे लेमडा, भी पढ़े हैं। अब इसमें देखिए हमें किसका निकालना, आवृत्ति यानी एन का वैल्यू निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बटे लेमडा। अब बेग कितना दिया है, 25 दिया है। कितना दिया है, 25 दिया है। और इसका लेमडा, अब लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, तरंग दैर्घ्य 125 दिया है। कितना दिया, 125। तो 25 से कम 25, 25 5 125, यानी कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल, देखिए
आवर्तकाल बराबर कितना होता है, 1/n होता है। या इसी फार्मूले का ऐसे भी पूछ सकता है कि आवृत्ति का आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, तो n बराबर कितना होता है, 1/t होता है। चाहे t बराबर 1/n करे और चाहे n बराबर 1/t करे। तो इसमें देखिए आवर्तकाल पूछा है तो ये वाला फार्मूला लेंगे, t बराबर 1/n। 1/n का वैल्यू कितना है, 50 है। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ। भाग करेंगे, अब देखिए ऊपर 1 है तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, अब भी नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा के 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। कितना होगा, 50 दूनी 100 यानी 0.02 सेकंड किस में है, बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। कह रहा है कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है, यहाँ किस प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है। तो यहाँ किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है, यहाँ पर अनुप्रस्थ की गई है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया लंबवत, ठीक है, प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर, देखिए लंबवत इस ऊपर नीचे चलता है, देखिए लंबवत होता है, इसी को आयाम भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में जब यहाँ पर कही दिया कि लंबवत नीचे ऊपर नीचे दोलन करता है तो लंबवत किस में होता है, अनुप्रस्थ में होता है। और समांतर दिशा किस में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.0 सेकंड दिया है, 0.4 दिया है। तो तरंग की आवृत्ति भी बताएं तो कि n बराबर कितना हो जाएगा, 1/t या t बराबर 1/n होता है। दोनों आपस में सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 0.04 है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो अब देखिए आवृत्ति मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो क्या हो जाएगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। अच्छा देखिए इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो किसी विस्फोट के कारण अगर समुद्र के तल पर जो बनता है वो अनुदैर्घ्य बनता है, क्या बनता है, वो अनुदैर्घ्य बनता है। लेकिन अगर सिर्फ समुद्र के तल पूछे, ठीक है, या पूछे समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर कौन सा लहरें बनती हैं, उसमें अनुप्रस्थ बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर समुद्र की सतह पर पूछेगा, ठीक है, तो अनुप्रस्थ बनती है। लेकिन विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर कैसे बनती है, अनुदैर्घ्य बनता है। कैसा बनता है, अनुदैर्घ्य बनता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें देखिए जो ध्वनि तरंगे होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होता है, अनुदैर्घ्य, ठीक है। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। अच्छा देखिए हम आपको बता रहे हैं इसको याद करने के लिए। देखिए ध्वनि में धय आ रहा है, ध्वनि में क्या आ रहा है, धय आ रहा है। अनुदैर्घ्य में भी कितना आ रहा है, धय आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसे होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। और देखिए जब ऐसे प्रकाश का पूछता है तो अनुप्रस्थ में पय आ रहा, प्रकाश में भी पय आ रहा है, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे, क्योंकि ध्वनि कैसे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है कि अब कह रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनकी तरंगों की ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। कितना अलग है, 100 मीटर अलग है। तरंग की ऊपरी सिरों का वेग दिया है, नाव के हिलने की आवृत्ति कितनी होगी, नाव के हिलने की आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर वेग दिया है, यहाँ पर इसका तरंगदैर्घ्य दिया है, तो आवृत्ति पूछ रहा है। तो n बराबर क्या होता है, अभी पढ़े b बराबर कितना, देखिए ये पढ़े ना, b बराबर कितना होता है, n गुणे लेमडा होता है। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा इसके नीचे आ जाएगा, यानी b/लेमडा हो जाएगा। अब वेग कितना दिया है, 25 दिया है, और ये कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100। तो 25 चौका कितना होगा, 100। ऐसे भी देखिए 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, यानी 0.25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। अच्छा देखिए यार अनुदैर्घ्य तरंग है, देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कह रहा है कि 2 लगातार संपीड़न, तो संपीड़न में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं अनुदैर्घ्य है,
ठीक है। तो अनुदैर्घ्य में इसे, अनुदैर्घ्य में क्या होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो इसमें समांतर दिशा में होता है। तो इसमें क्या होता है, जब संपीड़न की बात कहेगा तो इसमें जो कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और जो विरल होते हैं उसमें दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। फिर यहाँ संपीड़न आपको बना लेना है, फिर थोड़े दूर पे विरलन बना लेना है, ठीक है। तो दो लगातार संपीड़न, देखिए मान लेते ये संपीड़न वाला है, तो लगातार संपीड़न कहे तो या लगातार विलयन कहे, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चाहे दो लगातार संपीड़न की बात करें, चाहे लगातार दो विरलन की बात करें, इनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है। तो ये तो अभी पढ़ ही चुके हैं, किसमें किसमें होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विलयन होता है, क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विलयन होता है, क्या होता है, संपीड़न और विलयन होता है। तो आप बताइए अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग लंबवत चलती है, तो इसे देखिए जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे, तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, श्रृंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्रृंग। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गर्त। तो ठीक है, तो जो अनुप्रस्थ तरंगे में क्या बनती हैं, श्रृंग और ग्रत बनता है, श्रृंग और ग्रत बनता है। तो देखिए लगातार दो श्रृंग के बीच की, अब इसमें देखिए ऊपर वाला उठा हुआ भाग श्रृंग कहलाता है। तो लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी या लगातार दो गर्त के बीच की दूरी किसमें क्या कहलाएगा, ये भी तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग का वेग बी, आवृत्ति, यहाँ पर देखिए आवृत्ति का नाम एफ ले लिया, चाहे एफ रहे चाहे रहे, दोनों बात सही होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो क्या होगा, तो देखिए बी बराबर क्या होता है, बी बराबर एन गुणे लैम्डा होता है। अब यहाँ एन के जगह पे एफ कर दिया तो एफ गुणे लैम्डा हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, बी वाले में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है, यानी आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। तो ये बताएं, चाहे एन बराबर 1/t लिखा रहे और चाहे टी बराबर 1/n लिखा रहे, दोनों सही होते हैं, ठीक है। तो देखिए टी बराबर 1/n, यहाँ पर देखिए जो आवृत्ति है इसको म्यू से दिखाया गया है, तो चाहे म्यू से रहे चाहे एन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग के अनुदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति दिया और गति दिया है। तो हम जानते हैं, देखिए बी बराबर कितना होता है, बी बराबर एन गुणे लैम्डा होता है। अब इसमें क्या पूछा है, उसकी तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा का वैल्यू पूछा है, तो एन इसके नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर कितना होगा, b/n हो जाएगा। अब वेग कितना दिया है, 380 दिया है, कितना दिया है, 380 दिया है। एन का वैल्यू कितना दिया है, 840 दिया है, कितना दिया, 840। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। अब फिर देखिए, अब देखिए किससे कटेगा, 19 से, 19 से नहीं कट पाएगा, 19 देखिए पहले 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 से भी काट सकते हैं, और 4 9 36, नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 19 दूना 38 होता है, और 2 चौकाट 2 दूनी 4 यानी 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 25 20, यानी 0.4 बार जाएगा। तो 0.4 बार एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए, ठीक है। आप भाग करेंगे इतना ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो जो तरंग की लंबाई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, उसको किससे दिखाया जाता है, लैम्डा से। इसको क्या पढ़ा जाता है, लैम्डा बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। अच्छा, कह रहे दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, नहीं, अभी बताएं, ध्वनि जो होती है ध्वनि लगा हुआ तो अनुदैर्घ्य तरंगे होगा, ठीक है। अब प्रकाश है पै लगा हुआ तब क्या होगा, प्रकाश है, तो देखिए पै में प्रकाश है तो क्या होगा, ये अनुप्रस्थ तरंगे होगी। कह रहे दोनों अनुदैर्घ्य होगी, दोनों अनुप्रस्थ होगी, तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ध्वनि तरंगे नहीं, देखिए ध्वनि में ध्वनि होना चाहिए, ये प्रकाश होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, यही चीज़ बताएं, देखिए इसमें ध्वनि आ रहा है, अनुदैर्घ्य में भी ध्वनि आ रहा है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होंगी। अब प्रकाश में पै आ रहा, अनुप्रस्थ में पै आ रहा, तो क्या होगी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। देखिए जैसे इसमें 12/12/2018 पूछा है, और इसमें 1/10/2018 पूछा था, सेम क्वेश्चन था कि
ध्वनि और प्रकाश के बारे में कौन सा सही? तो अभी है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन करती है। एक मात्रा है जो इस तरंग की प्रकृति की बात करती है। तो चलिए बताइए कौन सा है? ठीक है, अच्छा वर्णन नहीं करती, वहीं तो हम कह रहे थे सब वर्णन करती। तरंग दैर्घ्य भी प्रकृति तरंग की बताता है, आवृत्ति भी बताता, तरंग गति बताता है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं होता। ठीक है, तरंग की प्रकृति उसमें ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी बताए हैं ये क्या होता है, एक दूसरे लैम्डा में एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो आवृत्ति जैसे आप बढ़ाएंगे इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या आएगी? कमी आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखिए ये सबसे पहले आपको इसको सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया? आपका तरंग दैर्घ्य होगा। यहाँ पर वेग दिया है तो आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति बराबर कितना होता है? बी बटे लैम्डा होता है। कितना होता है? बी बराबर देखिए बी बटे लैम्डा होता है। तो वेग कितना दिया है? वेग कितना दिया भाई? 339 दिया। कितना दिया? 339 दिया है। और लैम्डा का वैल्यू कितना दिया? 1.5 और नीचे 100 है तो पलटेगा ऊपर चला जाएगा। भाई देखिए ये पूरा रखेंगे, यहाँ पर पलटेंगे ऊपर 100 हो जाएगा, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। बस इसी को क्या कर देना, आपको काट लेना है। ठीक है, क्या करना है आपको? काट लेना है। तो देखिए 5 से काट देते हैं, 5 तियाँ कितना होगा? 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 जीरो और हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 113 का 2 से में गुणा करेंगे तो 113 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 213 दूनी 26, 226 के आगे 2 जीरो। तो 226 के आगे 2 जीरो कहाँ दिख रहा है? 226 के आगे 2 जीरो डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज होती है तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? ये बताएं। एन का जो रिलेशन होता है लैम्डा के साथ क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो कह रहा है यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, ये आवृत्ति कह रहा है दोगुनी हो जाती है। अच्छा इसको ऐसे समझाते हैं, लैम्डा बराबर 1/n लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। तो आवृत्ति जब दोगुनी होगी तो जैसे ये 2 गुना होगा तो लैम्डा क्या होगा? 1/आधा हो जाएगा। तो मूल का क्या हो जाएगा? मूल का आधा होगा। क्या होगा? मूल का आधा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये दुगुना होगा तो ये आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात, एक दूसरे की क्या होते हैं? उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाएगा। देखिए 2 क्रमिक मान लेते हैं अनुदैर्घ्य है। अब इसमें जैसे चलेगा तो 2 शीर्ष ही तो बनेंगे, तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और इसको कह रहा है कि L से प्रदर्शित किया जाता है। L से प्रदर्शित किया जाता है तो यही तो तरंग दैर्घ्य होगा। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? L द्वारा हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है L द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है। किससे बढ़ती है? उसके आयाम बढ़ाने से। किससे बढ़ती है? रेडियो द्वारा उसके आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? अच्छा देखिए प्रति सेकंड की गई कंपनों की संख्या उसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आवृत्ति कितनी हो जाएगी? अगर 40 कंपनों कितने समय में कर रहा है? 2.5 सेकंड में। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ 25 से अब काट दीजिएगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा। इधर 15 होगा और इधर 15, 1 जीरो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का कितना होता है? 150। तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग और चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो ये क्या होती है? तरंग की विशेषताएं होती हैं। क्या होती है? तरंग की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तरंग का आयाम होता है। तो तरंग का आयाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए
जैसे है माध्य, यहाँ पे हो जाएगा इसका बी सही होगा कि माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। मान लेते हैं जैसे एक हमारा पेंडुलम है, ठीक है, तो ये मध्य स्थिति है, तो मध्य स्थिति के इधर या इधर, तो मध्य स्थिति की किसी भी साइड में, ठीक है, मध्य स्थान के किसी भी तरफ की गई अधिकतम दूरी, जितना अधिकतम ये दूरी कर लेगा वहीं उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। चलिए जैसे देखिए अनुदैर्घ्य तरंग है, तो अनुदैर्घ्य में जितना ऊपर, ठीक है, तो चाहे अब इसका मध्यमा स्थिति ये हो जाएगा, तो चाहे जितना ऊपर जाए और चाहे जितना नीचे जाए, तो यहीं इसका जो अधिकतम दूरी होगा, यहीं जो इसका अधिकतम दूरी होगा, यहीं उसका क्या कहलाता, आयाम कहलाता। क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाती है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो अभी बताए हैं जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होती हैं, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला चीज़ क्या होता है, आयाम होता है। शायद इसके पहले क्वेश्चन अनुदैर्घ्य यहाँ बोल दी है नहीं, ये अनुप्रस्थ में होता है, तो बोलने में कहीं कहीं हल्का सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, उसको आप इग्नोर ही कीजिएगा भाई। यही नहीं कि सर आपने अनुप्रस्थ वाले में अनुदैर्घ्य बोल दिया, भाई हो जाता है, माइनर मिस्टेक हो जाते हैं बोलते टाइम में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये लंबवत चलती हैं, तो ये वाला जो चीज़ें होता है, इसी को अभी बताएं शिखर होता है, इसी ये क्या होता है, गर्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि 40 शिखर बनाता है, 40 गर्त बनाता है, तो किसी एक को ले लीजिएगा, ठीक है। तो इतने सेकंड में बन रहा है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो 40/4, यहाँ ऊपर 40 होगा, नीचे कितना होगा, 0.3 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर 40 हो, भाई एक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 400/3, तो जो भाग करेंगे इसका कितना आ जाएगा, 133.33 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, ठीक है। तो कह रहा आवृत्ति में प्रकट की जाती है, तो आवृत्ति किस में प्रकट की जाती है, हर्ट्ज में प्रकट की जाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा डेसिबल किसका यूनिट होता है, ध्वनि का होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में ध्वनि ही पढ़ेंगे, तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। एम्पीयर तो पढ़ ही चुके हैं विद्युत वाले चैप्टर में, विद्युत वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। तो धारा किस में मापा जाता है, एम्पीयर में। ओम किस में मापा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में। तो देखिए ये सब विद्युत चैप्टर में हमने पहले पढ़ा दिया है, और साथ साथ प्रकाश चैप्टर को भी कंप्लीट करा दिया गया है, तो वहाँ से भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो उच्च घनत्व है तो क्या कहलाएगा, ये संपीड़न कहलाएगा। उच्च घनत्व है तो क्या कहलाएगा, ये संपीड़न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाएगा। अगर यहीं पे विरल होता तो विरलन कहलाता, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक श्रृंग और इसके कर्मागर्त गर्द के मध्य की दूरी यल हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अच्छा देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि एक श्रृंग, तो श्रृंग किसको बोला जाता है, एक ऊपर वाले को श्रृंग बोला जाता है, नीचे वाले को गर्त। कह रहा है एक श्रृंग और इसके कर्मागत गर्त के मध्य दूरी यल है। तो देखिए एक ये श्रृंग हो गया और ये क्या हो गया, गर्त हो गया, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कह रहा है यल है, इसके बीच की दूरी क्या कह रहा है, देखिए मध्य की दूरी यल है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। अच्छा देखिए लैम्डा कहाँ पे होगा, जब एक बार और ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, ये लैम्डा होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पूरा लैम्डा होता है। तो अब यहाँ से देखिए अब ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यानी इतना जो होता है, इतना क्या होता है, λ/2 होता है। क्या होता है, λ/2 होता है भाई, आधा क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, λ/2। तो ये λ/2 यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब आपको इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको मिटा के समझाते हैं। देखिए तो ये क्या होगा, λ/2, क्या होगा, λ/2। तो अब यही चीज़ जो कह रहा है कि इसकी λ/2 है, इसके बीच की दूरी क्योंकि क्या है, यल के बराबर। किसके बराबर है, यल के बराबर है। तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो त्रिज्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा होता, ये पूरा होता, ठीक है, तो ये लैम्डा कहलाता। अब इसके आधे की बात कर रहा है, क्योंकि ये नहीं कहा कि देखिए इसमें कह रहा है एक श्रृंग और इसके एक गर्द, तो श्रृंग और गर्द तो आधे ही दूरी तो कह दिया है, तो पूरा लैम्डा होता तो आधा कह रहा तो λ/2। यही कह रहा है यल के बराबर है, ठीक है, यही क्या कह रहा है, यल के बराबर है, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में
तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होगी। अब सबसे लंबी सबसे ज़्यादा आवृत्ति देख के मत मार लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी पढ़ें कि एन जो होता है कि लेमडा के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी किस में होगी? तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी तब होगी जब जिसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम आवृत्ति किस में है? 100 वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा कि 0.4 सेकंड में 20 तरंग और तरंग गर्त उत्पन्न करता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो आप बता ही देंगे। एन बराबर कितना होगा? 20 शिखर हो रहा है तो 20 को ऊपर लिख दीजिएगा और 0.4 नीचे होगा। तो दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 पचे 20 यानी 50 हो जाएगा। तो 50 सर्च किस में है? डी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है, इसमें कितना समय लगेगा। अच्छा देखिए, इसमें समय पूछा है, तो समय तो आप तब निकाल पाएंगे, ठीक है। समय कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है, और 600 मीटर की दूरी तय करने में समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे? चाल बटे दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा देखिए, इसमें क्या पूछा? समय पूछा है, ठीक है, हमें दूरी पता है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे? बी बराबर कितना होता है? एन गुणे लेमडा होता है। कितना होता है? बी बराबर एन गुणे लेमडा। एन का मान कितना दिया है भाई? एन का मान 50 हर्ट्ज दिया है। कितना? 500 दिया, सॉरी 500 दिया है। और लेमडा का वैल्यू कितना दिया है? 0.4 दिया है। कितना दिया है? 0.4 दिया है। यहाँ से थोड़ा जगह कम है, कैलकुलेशन आपको समझना है। तो देखिए, एक दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 50 और 4। 50 का जब 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 50 चौका 200 हो जाएगा, यानी हमारा वेग कितना हो गया? 200 हो गया। अब देखिए, जो हमारा समय होगा, समय क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे कितना हो जाएगा? चाल हो जाएगा। अब दूरी हमारा कितना है? 600 है। ध्यान से समझना, आपको दूरी कितना हो जाएगा? 600। और चाल कितना निकल गया है? 200। तो जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 3, यानी कितना लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो अभी बताएं कि जो देखिए ऊपर गया तो श्रृंग हुआ, नीचे गया गर्त हुआ। तो यही जो नीचे होता है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय, तो किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में उसका क्या लगता है? वही आवर्त काल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? तरंग का समय काल कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल क्या होगा? तो समय अंतराल क्या होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए कमेंट करके बताइए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, आवर्त काल पूछ ही लिया, क्या पूछ लिया है? इसका समय अंतराल, यानी टाइम पूछ लिया। तो टी बराबर कितना होता है? 1/n तो होता है। तो एन का वैल्यू कितना दिया है? 1/20 दिया है। कितना दिया है? 20। अब भाग करेंगे, एक में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, अब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ा के एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी कितना होगा? 0.05। तो किस ऑप्शन में है? सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो अभी इसके पहले वाले जब वीडियो देखे थे तो उसमें आपको बताए थे जो इंफ्रारेड होते हैं वो कैसे होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। पहले वीडियो में भी बताए हैं ये क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। जैसे गामा हो गया, ठीक है, गामा होता है, ठीक है। गामा किरणें भी तरंगे भी क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। इसके पहले वाले हमने ये सब बताया है, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो किसका सबसे कम होता है? गामा किरण, ठीक है।
गामा किरणें की जो तरंग दैर्घ्य क्या होता है सबसे कम होता है, और इसकी वेधन क्षमता जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी वेधन क्षमता सबसे क्या होती है अधिक होती है, और तरंग दैर्घ्य क्या होता है सबसे कम होता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो गामा किरणों की खोज किसने की थी, बेकुरल ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने की थी, इनका नाम था बेकुरल नाम था। ठीक है, इसी तरह एक्स किरणों के भी खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है, तो इसका कौन थे, रोटेंजन थे। कौन थे, रोटेंजन। ठीक है, इनका नाम था रोटेंजन था। ठीक है, रोटेंजन इनका नाम था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी, तो दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी, किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। तो अभी बताएं, हेनरी बेकुरल ने किसने किसकी खोज की थी, गामा किरणों की। किसकी की थी, गामा खोज की थी। ठीक है, अब विलियम रोटेंजन इसने क्या किया था, एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा होता है, ये पैरावैगनिक किरण होता है। क्या होता है, पैरावैगनिक किरण होता है। क्या होता है, पैरावैगनिक किरण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए दोलनों की संख्या है, तो इकाई समय के लिए इसमें कह रहा है इकाई समय के किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। भाई प्रति इकाई समय के लिए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति है, तो होता है n बराबर 1/t होता है। तो प्रति सेकंड किए गई दोलनों की संख्या वो इसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंग दैर्घ्य भी और चाल v। ठीक है, अब यहाँ पर v दे दिया, यहाँ पर n होना चाहिए, आवृत्ति की जगह पे n होना चाहिए, यहाँ पर गलत दे दिया। ठीक है, तो के बीच क्या संबंध, तो b बराबर कितना होता है, n गुणे लैम्डा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ आवृत्ति की जगह पे n कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है कि आवृत्ति दिया, चाल दिया है, तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, इसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, इसमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।